मलेशिया, मलेशिया जो है ना ये मुल्क आज हमने करना है जी। मलेशिया, इंडोनेशिया को डिस्कस करेंगे, फिर इंशाल्लाह चाइना भी जाएंगे, चाइना से आगे आपको रशिया और जापान, ये मेजर कंट्रीज आज हमने डिस्कस करने जाते हैं। एशियन टाइगर जो है वो बोला जाता है जी मलेशिया को। आप याद रखिएगा कि इसका जो कैपिटल है वो तो आपको पता है कुआलालंपुर जो था ना, अब चेंज होके ना ये आ गया है पुत्राजाया। पुत्राजाया जो है ना वो आपने याद रखना है कि ये बेसिकली पुत्राजाया जो है वो कैपिटल है किसका जी? मलेशिया। ठीक है जी, क्योंकि पहले कुआलालंपुर था और अभी मतलब कुछ जो है ना वो आपसे प्रेसिडेंट अपना प्राइम मिनिस्टर का ऑफिस वगैरह और कुछ चीजें यहाँ पे आ गई हैं, अभी कुछ रहे। अब मेन जो कैपिटल है वो पुत्राजाया हो गया जी। अच्छा जी, आप याद रखिएगा कि इनकी करेंसी जो है वो रिंगट है, रिंगट आपने याद रखनी है, रिंगट इनकी करेंसी है जी। और इनके आपने याद रखना है कि एक न्यूज एजेंसी है बरनामा, बरनामा न्यूज एजेंसी है। ठीक है जी, ये जैसे आपने पेट्रा पढ़ी ना, पेट्रा जॉर्डन में इन ममालिक से मिलता है जी। इंडोनेशिया जो है ये 3 ममालिक से बॉर्डर मिलता है, ब्रुनाई, ब्रुनेई जी आपने याद रखिएगा कि ये मुल्क आ जाएगा। उसके बाद आप देखिएगा कि इंडोनेशिया और थाईलैंड, ये 3 ममालिक जो है, आप सिंपल देखेंगे 3 ममालिक के साथ इनका बॉर्डर मिलता है जी, ब्रुनेई। क्योंकि ना अगर आप देखिएगा कि इंडोनेशिया जो है ना ये 2 हिस्सों में डिवाइडेड है, ये ऐसे एक पोर्शन है और एक इसका पोर्शन इस तरह का है। तो यहां पे ब्रुनेई है इस एरिया में। ठीक है जी, ये ऊपर आपको होता है तो यहां से ये थाईलैंड है जी, ये ऊपर वाला एरिया थाईलैंड का है। फिर उसके साथ ये फिर इधर आप देखें तो ये छोटे छोटे आइलैंड जो है ना वो अटैच होते हैं बेसिकली इंडोनेशिया के। तो 3 ममालिक के साथ जो है वो ये मलेशिया का एक पोर्शन है और ये दूसरा पोर्शन है, 2 पोर्शन मेन जो है वो मलेशिया है जी। ये भी बेसिकली आइलैंड्स के ऊपर जी। तो याद रखिएगा जी कि इनकी आजादी जो है ये 1957 में है, ये यूके से आजाद हुए हैं। मलेशिया जो है ये बेसिकली किससे आजाद हुआ है जी? यूके से। ठीक है जी, 1957 जो है कि आपने याद रखिएगा कि ये ब्रिटिश से, बरतानिया से जो है वो 1957 में आजाद हुए हैं जी। ये अपना इंडिपेंडेंस डे मनाते हैं 31 अगस्त को जो है ना, 1957। अच्छा जी, आप याद रखिएगा कि यहाँ पे 1942 से 45 तक का एरिया जो है ना, इसमें इस टाइम पीरियड के अंदर यहाँ पे काबज हो गया था जापान। आपको पता है कि जापान ने ना 1942 से 1945 3 साल तक यहाँ पे हुकूमत की है जी। फिर जापान से ये निकला है तो वापस ब्रिटेन की तरफ गया और ब्रिटेन से फिर जो है वो ये क्या हो जाता है कि 1957 में आजाद हो जाता है। आप याद रखिएगा कि इसका फाउंडर या इसका पहला प्राइम मिनिस्टर, उसका नाम है तनकू अब्दुर रहमान। तनकू अब्दुर रहमान। तो आप याद रखिएगा तनकू अब्दुर रहमान जो है ये बेसिकली इसका पहला प्राइम मिनिस्टर है जी, तनकू अब्दुर रहमान। और ये ओआईसी का पहला सेक्रेटरी जनरल भी है जी, याद रखिएगा। तो उसके बाद आप देखिए तो 1963, ये क्वेश्चन आप याद रखिएगा जी, सिंगापुर
सिंगापुर जो है ये पहले इसका हिस्सा बना था जी 1963 में, लेकिन 1965 में सिंगापुर इससे सेपरेट हो गया। क्वेश्चन आ जाता है ओआईसी, ये तनकू अब्दुल रहमान है ना, ये वाला बंदा जो ये फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर है, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ मलेशिया, ठीक है जी। लेकिन ये ओआईसी आप होता है कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ जो है इस्लामिक जो है वो कॉन्फ्रेंस इसका नाम आ जाता है जी, लेकिन क्या है जी कि ओआईसी ये ऑर्गेनाइजेशन आपको होता है कि बनी थी 1969 में। इसका पहला सेक्रेटरी जनरल जो है वो तनकू अब्दुल रहमान है जी, क्योंकि ये 69 में बनी है, उससे पहले ये यहाँ पे क्या बन गया था जी, ये फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जो है वो मलेशिया है। और इनसे सिंगापुर कब अलग हुआ है जी, 1965 में। आपने याद रखना है, आप याद रखिएगा कि 65 में 1965 में सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर आपको पता है कि यूएनओ के 6 इदारे हैं जी परमानेंट, उनमें एक क्या है जी, सिक्योरिटी काउंसिल है। आप याद रखिएगा उसकी सीट जो नॉन परमानेंट मेंबर वाली सीट होती है ना, क्योंकि टोटल तो उसके 15 मेंबर होते हैं, जिनमें से 5 परमानेंट है और 10 जो है वो नॉन परमानेंट। वो सीट मिली थी किसको जी, मलेशिया को। और इसकी मुखालफत की थी किसने जी, इंडोनेशिया ने। मेरे भाई 1963 में सिंगापुर ने ज्वाइन किया था मलेशिया को, लेकिन 2 साल बाद 65 में अलग हो गया। ये एक आइलैंड है जी, आपको पता है छोटा सा आइलैंड कंट्री है सिंगापुर। लेकिन याद रखिएगा कि 1965 में मलेशिया को सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर जो है वो सीट मिली थी, मतलब रिकग्निशन जो होती है एक मेंबरशिप सीट, जिसको काउंटर किया था किसने जी, इसको काउंटर किया है अपना क्या कह सकते हैं आपके जो इंडोनेशिया था। इंडोनेशिया के और इनके रिलेशन आपस में ठीक नहीं थे जी पहले, इंडोनेशिया और मलेशिया के। तो आपको पता है इस वजह से इंडोनेशिया ने यूएनओ को छोड़ दिया था। लेकिन 1966 में इनका वायदा हुआ, पीस एग्रीमेंट हो गया, जिसके तहत दोबारा इंडोनेशिया यूएनओ का मेंबर बना। तो याद रखिए 1965 में इनके रिलेशन हार्ड थे, जिसकी वजह से इंडोनेशिया जो है वो उसने इसको रिकॉग्नाइज करने से इनकार कर दिया और उसने यूएनओ को छोड़ दिया जी। लेकिन 1966 में इंडोनेशिया ने दोबारा ज्वाइन किया किसको जी, यूएनओ को। 1967 इन्होंने एग्रीमेंट आप देखिए कि मेरे भाई बेसिकली जो है पीस एग्रीमेंट उसे बोलते हैं जी। इंडोनेशिया और मलेशिया पीस एग्रीमेंट है, ठीक है जी। पीस एग्रीमेंट इनके अपने रिलेशन, क्योंकि आपको पता है ये बिल्कुल बराबर बॉर्डर वाले एरियाज है, तो इस वजह से इनके आपस में रिलेशन हार्श हुए, लेकिन वक्त के साथ फिर इन्होंने रिलेशन को बेहतर कर लिया। आपको पता है इस वजह से आज ये दोनों मुमालिक अच्छी तरक्की कर रहे हैं। आपको पता होना चाहिए 1967 में क्या बन जाती है जी, आसियान, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, आसियान। तो 1967, अब याद रखिएगा कि 1967 में क्या होता है जी कि जकार्ता इंडोनेशिया में इसका हेडक्वार्टर है जी, आसियान बनती है। और आपको होता है आसियान जो है ये बड़ी तेजी के साथ तरक्की कर रही है। 10 मुमालिक इसके मेंबर हैं जी। इन मेंबर मुमालिक में अगर आप देखें तो आता है म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, वियतनाम और कंबोडिया। ये 5 मुमालिक ऊपर, फिर उसके बाद मलेशिया और इंडोनेशिया, फिर सिंगापुर और ब्रुनाई और फिलिपाइन। ये मुमालिक जो है आप याद रखिएगा कि ये बेसिकली मेंबर हैं किसके जी, 10 मुमालिक है। इसका सिर्फ एक मेंबर नहीं है, वो ईस्ट तैमूर है, वो आता है बेसिकली ईस्ट तैमूर जो है वो साउथ ईस्ट एशिया में है, लेकिन मेंबर नहीं है किसका जी, आसियान का।
तो ये आप याद रखिएगा 1967 में बनी थी, इसका हेडक्वार्टर जकार्ता में है जी। आपको पता है कि इसको 1981 में एक पर्सनैलिटी मिली थी जिसका नाम है मातीर मोहम्मद, और 2003 तक वो आपको पता है कि इसका प्राइम मिनिस्टर रहा है जी। 1981 से 2003 तक 22 साल उसने रूल किया जी। जी म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, वियतनाम और कंबोडिया, फिर मलेशिया, इंडोनेशिया, सिंगापुर, ब्रुनाई और फिलिपाइन, 10 ममालिक मेंबर हैं जी इसके। और 1981 से 2003 तक इसका कौन रहा जी प्राइम मिनिस्टर? मातीर मोहम्मद। जकार्ता। तो अब आप याद रखिएगा कि आगे याद रखें कि अभी रिसेंट दोबारा मातीर मोहम्मद आया था, आपको पता है तकरीबन ये 25 मई को, मतलब है कि ये आया था दोबारा से, लेकिन कुछ अर्से बाद ये रिजाइन कर गया जी, क्योंकि लेकिन यह है कि ये करप्शन के खिलाफ दोबारा से उठा था जी, लेकिन वहां की लॉबी अब ज्यादा स्ट्रांग है जी, उन्होंने ये यहाँ से फिर कामयाब नहीं है, दोबारा मतलब है कि वो कह रहे हैं कि दोबारा इलेक्शन लड़ेगा, लेकिन उम्र अब उसकी काफी हो चुकी है जी, को तकरीबन 92-93 ईयर का हो गया जी। तो याद रखिएगा जी, ये मलेशिया में एक तो तनकू अब्दुल रहमान और दूसरी पर्सनैलिटी मातीर मोहम्मद है जी। उसके बाद आप देखिएगा यहाँ की एक हिस्टोरिकल प्लेस है जिसका नाम है पेट्रोनास टावर। पेट्रोनास, आपको पता है पेट्रोनास टावर जो है ना, इसको ट्विन टावर भी बोला जाता है। ये इसकी मलेशिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग है जी, ये आपने याद रखना है। 1998 से 2004 तक ये दुनिया की टॉलेस्ट बिल्डिंग में आती थी जी। 1998 से 2004 तक जो है ये टॉलेस्ट बिल्डिंग में आती थी जी। आप याद रखिएगा कि ट्विन टावर भी बोलते हैं, कुआलालंपुर में ये आता है जी बेसिकली। इसके साथ आप देखिएगा जी दूसरा बड़ा मुल्क जो इस एरिया में आता है और वो है इंडोनेशिया। यहां पे एक स्ट्रेट आपने याद रखनी है जी, जो स्ट्रेट है ना उसका नाम है स्ट्रेट ऑफ मलाका, जो बेसिकली इंडोनेशिया को मलेशिया से सेपरेट करती है जी, स्ट्रेट ऑफ मलाका। ये देखिए ना जी, यहाँ पे जो ये वाला एरिया है इसके साथ एक जजीरा है जी सुमाट्रा, तो यहां पे जो बन रही है इसका नाम है स्ट्रेट ऑफ मलाका। स्ट्रेट ऑफ मलाका आपने याद रखना है, दुनिया की बड़ी स्ट्रेट मानी जाती है जी। अच्छा जी, आप ये देखिएगा कि इंडोनेशिया जो है इसको बोलते हैं लैंड ऑफ 1000 आइलैंड्स, हजारों जजीरों की सरजमीन जो है ना वो क्या होती है जी, कि आप ज़हन में रखिएगा कि हजारों जजीरों की सरजमीन ये इंडोनेशिया है जी। तकरीबन मतलब है कि कोई 18,000 के करीब ये यहाँ पे, मतलब 17,000 कुछ समथिंग मतलब है कि जजीरे जो है ना वो बनते हैं जी, ठीक है ना जी। तो आप याद रखिएगा कि लैंड ऑफ जो है वो आइलैंड जो है मतलब बोला जाता है लैंड ऑफ 1000 आइलैंड्स। लैंड ऑफ 1000 आइलैंड्स आपने मेरे भाई इस साइड पे ना सुमाट्रा, सुमाट्रा जजीरा आपको पता है ये इंडोनेशिया का बड़ा जजीरा है, इसके साथ आगे मलेशिया शुरू होता है। तो आप याद रखिएगा कि सुमाट्रा आइलैंड है जी, ये बड़े मतलब आइलैंड माने जाते हैं यहाँ पे, जो जो जहां पे स्ट्रेट ऑफ जो है वो शुरू होती है, स्ट्रेट ऑफ मलाका जो है। तो इंडोनेशिया को आप याद रखिएगा कि कैपिटल तो जकार्ता है जी। आपको पता है यहाँ पे जकार्ता के अंदर मैंने अभी आपको बताया था आसियान का हेडक्वार्टर भी है और नैम,
नॉन अलाइन मूवमेंट बोला जाता है, 1961 में बनी थी जी। वहां पे आप याद रखिएगा कि 1961 में नैम बनी थी और पाकिस्तान इसका मेंबर बना था 1979 में। तो ये आप याद रखिएगा जी, नैम नैम का हेडक्वार्टर भी जकार्ता में है और इसका जो है कि आसियान का हेडक्वार्टर भी क्या था जी, जकार्ता। ये याद रखिएगा, कैपिटल है किसका जी, इंडोनेशिया का। इनकी ना आप ध्यान रखिए कि एक तो दुनिया पॉपुलेशन वाइज सबसे बड़ा मुल्क है जी, पॉपुलेशन वाइज जो है वो मुस्लिम वर्ल्ड में सबसे बड़ा मुल्क जो है वो इंडोनेशिया है जी। इनको इनकी करेंसी जो है वो रुपया है जी, रुपया, क्योंकि आपने याद रखना है रुपी है ना हमारा, तो इनका रुपया है जी, रुपया। तो आप ये भी याद रखिए कि इनकी एयरलाइन बड़ी मशहूर है, उसका नाम है गारूदा एयरवेज के नाम से, गारूदा एयरवेज। और न्यूज एजेंसी आप याद रखना है कि अंतारा, अंतारा न्यूज एजेंसी है जी। उसके बाद 86% यहां पे मुस्लिम है जी। और 17 अगस्त 1945 को ये आजाद हुए थे। अब याद रखिएगा कि 17 अगस्त 1945। लेकिन वजह क्या है कि आपको पता है कि ये इनकी भी सेम वही चीज थी कि 1942 में यहां पे से लेके 1945 तक यहाँ पे जापान जो है ना वो काबज रहा था। और फिर 1945 से 1949 तक यहाँ पे नेदरलैंड, वो काबज रहा है। लेकिन ये अपनी आजादी जो है ना ये 17 अगस्त 1945 से ही कंसीडर करते हैं। तो अब याद रखिएगा कि ये जापान से लागू है जी, 17 अगस्त 1945। इनका बॉर्डर भी 3 ममालिक से लगता है जी, ईस्ट तैमूर, मलेशिया और एक आइलैंड कंट्री है जी, पपुआ न्यू गिनी है। क्योंकि आप याद रखिएगा कि पहले इन पे काबज हुआ थे 1801 में, 1801 में ना इन पे कौन काबज हो गया था जी, आप याद रखिएगा यूके, बरतानिया, 1801 में। मेरे भाई सिंपल आप देखिए कि एक तो है ईस्ट तैमूर, ईस्ट तैमूर के साथ आप ये देखिएगा कि मलेशिया तो आना ही आना है, क्योंकि ये जो वो मलेशिया के साथ लगता था तो ये भी लगेगा जी। उसके बाद आप देखें तो साथ आता है एक छोटा सा ऑस्ट्रेलिया का कंट्री है जिसको हम बोलते हैं पपुआ न्यू गिनी। न्यू गिनी। आप याद रखिएगा कि ये 3 ममालिक जो है ना वो बेसिकली बॉर्डर बना रहे हैं जी। फिर आप याद रखें कि यहाँ पे 1801 में ये किसके कदम में चला जाता है जी, ब्रिटिश के कंट्रोल में ये रीजन जो है वो आ जाता है जी। और 1920 में यहाँ पे फिर कम्युनिज्म का भी दौर आता है। पता 1920 में कम्युनिस्ट पार्टी यहाँ पे बनती है, क्योंकि आपको पता है कि कम्युनिज्म जो है ये कार्ल मार्क्स की थ्योरी है जी। दास कैपिटल को क्या बोलते हैं, बाइबल ऑफ कम्युनिज्म। तो जर्मनी का बंदा है जी, उसने आइडिया दिया था कि दुनिया में इक्वालिटी होनी चाहिए जी, सारे लोग बराबर होने चाहिए। पता है जी कि ये बेसिकली कम्युनिज्म क्या है जी, कम्युनिज्म, सोशलिज्म, कैपिटलिज्म क्या है जी, किसी को कोई नहीं जवाब ही? हाँ जी, नो जी, यस जी। अच्छा जी, क्या है जी, एक लफ्ज में बताएं कि व्हाट इज कम्युनिज्म। सही है, आवाज रुक रही है, ये तो कम्युनिज्म की डेफिनेशन नहीं है।
अच्छा जी, आपने याद रखना है कि कम्युनिस्ट जो है, कम्युनिज्म आइडियोलॉजी आप याद रखिएगा कि कार्ल मार्क्स, ठीक है ना जी, इसकी ये थ्योरी है जी। बेसिकली सोशल सिस्टम में आप याद रखिएगा कि बेसिकली होता क्या है जी, कम्युनिस्ट जो आइडियोलॉजी थी, कम्युनिज्म या कम्युनिस्ट जो मतलब है कि आइडिया है जी, आइडियोलॉजी, ये क्या है जी? बेसिकली आप याद रखें कि ये कार्ल मार्क्स ने दी थी, थ्योरी है जी, कि वो चाहता था कि दुनिया सारी इक्वल हो जाए, सारे लोग बराबर हो जाए, कोई जात पात, कोई ऊंच नीच रहे ही ना, सारे लोग क्या कर दिए जाए जी, इक्वालिटी, रोटी कपड़ा और मकान। आपको पता है भुट्टो साहब की आइडियोलॉजी थी कि रोटी कपड़ा और मकान। तो रोटी कपड़ा और मकान आपको पता है कि ये नो डाउट नारा बड़ा खूबसूरत लगता है, लेकिन हमारे यहाँ रोटी कपड़े का इशू है ही नहीं। आपको पता है हम लोग जो है वो ज्यादा परेशान जो है ना, इस वजह से नहीं है कि हमारे पास पैसे नहीं है, हम इस वजह से परेशान है कि दूसरों के पास क्यों ज्यादा है। ठीक है ना जी, इस वजह से इशू नहीं है। तो कैमरिज्म तो इक्वालिटी की बात करता है। तो इस वजह से आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाऊंगा जी, उससे आपको थोड़ा सा समझ आएगी जी। क्योंकि ना वो एक बंदा था, तो उसने ना मतलब है कि एक बिल्डिंग बनानी थी, तो उसने कुछ बंदों को ना हायर किया। तो कंट्रैक्टर उसको कहते हैं दोपहर के, एक तो सुबह के टाइम 10 लोगों को उसने मजदूर हायर किए और लगा दिए। फिर कंट्रैक्टर उसको कहता है और बंदे चाहिए, काम ज्यादा है, तो उसने 10 बंदे और हायर किए दोपहर के टाइम। फिर शाम को सेकंड टाइम थोड़ा सा काम रहता था, लेकिन उसने कहा जी बंदे और मंगवाए, जल्दी हो जाएगा, तो 10 बंदे और हायर किए। अब टोटल 30 बंदे थे। आपको पता है कि जो मालिक था ना, उसने शाम को देनी थी 10 लोगों को, जो सुबह के लोग आए थे ना जी, उनको सुबह वालों को उसने बुलाया कि आपको मैं पहले मजदूरी दे दूं। उन्होंने कहा जी कि हमारी दिहाड़ी बनती है 500 रुपया। उसने कहा यार कोई बात नहीं है, लोगों ने काम अच्छा किया, इनको 1000 रुपया दे दो। ठीक है जी। अब लोग ये सुबह वाले बड़े खुश थे कि जनाब बड़ा अच्छा काम हुआ जी, कि 500 थे 1000 मिल गया, दुआएं दे रहे थे। अब दोपहर वालों को ना उसने बुला लिया। अब दोपहर वालों ने कहा जी कि हम भी सारा दिन काम ही नहीं मिला, तो हम भी तो थे, दिहाड़ी तो हमारी भी वही बनती है। उसने कहा यार खैर है, बंदा खाता पीता, तो उसने कहा इनको भी 1000 ही दे दो। अब ये सुबह वाले परेशान हो गए, कहा ये क्या बात हुई, जो दोपहर को आए थे उनको भी 1000। उसने कहा आपकी बनती कितनी थी? 500। उसने कहा आपको डबल दी। उन्होंने कहा वो बात ठीक है, लेकिन इनको 1000 क्यों दी है? अब शाम वाले जो है ना, आप याद ये देखें कि शाम वालों को भी 10 लोग थे। उन्होंने कहा जी हमारी भी बनती तो पूरी है, क्योंकि हमारा भी सारा दिन तो गुजर गया जी, तो लिहाजा बंदा कहता है ठीक है इनको भी 1000 ही दे दो। अब जब ये सिचुएशन आई ना, तो इन दोनों ने ना वो 1000 रुपया मालिक के मुंह पे मार दिया। उन्होंने कहा कि ये क्या बात है, कि मतलब हमें 1000 और इनको भी 1000 करो। कहते यार आपकी बनती 500 थी, मैंने 1000 दिया। उनका वो बात ठीक है, दी तूने डबल है, लेकिन इनको क्यों दी है? तो वो नाराज होके चले गए। तो मकसद है कि हमारे यहाँ मेरे भाई इक्वालिटी नहीं हो सकती। क्यों? वजह यह है कि यहाँ हम अपने प्रॉब्लम से परेशान नहीं है, हम दूसरों की खुशियों से परेशान है। आप खुद देख लीजिएगा कि कोई बंदा जो है वो गाड़ी लेता है अपनी मेहनत से, लेकिन हमें अंदर से गुस्सा ऐसे ही आया रहता है कि जनाब अब ये ना मतलब गाड़ी इसने ले ली, ये कर दिया जी, वो कर दिया। लोग दूसरों की कामयाबियों से मतलब है ना कि जलते हैं, मेहनत से खुद से वो चीज नहीं करना चाहते। और जब कम्युनिज्म देता है इक्वालिटी, और इक्वालिटी जब होगी मेरे भाई, हर बंदे को रोटी कपड़ा मकान हर चीज इकट्ठी मिलेगी, तो उसने क्या क्यों कर मेहनत करनी है? आपको पता है कैपिटलिज्म देता है कंपटीशन, और आपको पता है दुनिया की अब आइडियोलॉजी है कैपिटलिज्म। ठीक है जी, कि जितना आप पैसा डालो, जितनी मेहनत करो, जितना पैसा कमा सकते हो कमा लो। आप कहते हैं कम्युनिज्म देता है इक्वालिटी, कि सारे लोग बराबर हों, स्टेट के लिए काम करें, स्टेट इनको बदले में क्या दे जी, इनको रोटी कपड़ा और मकान दे। अब मेरे भाई रोटी का मतलब रोटी होता है, लेकिन रोटी आपको पता है आम सादी सी रोटी से भी भूख मिट जाती है, लेकिन रोटी कैसी, ये ख्वाहिश में आता है। अब देखें ना, बंदा कहता है पिज्जा होना चाहिए, बंदा कहता है जनाब रोस्ट होना चाहिए, बकरा ज़बा मतलब है कि गोश्त हो, मुर्गे का हो, फलां ये वो, ये सारी ख्वाहिश है।
आपको पता है वो ये भी हो जाता है कि अगर आप देखें कि मकान जो है ना ये जरूरत है, लेकिन मकान कैसा होना चाहिए ये ख्वाहिश है। कपड़े का भी इसी तरह है, आप देखें ना 500 में भी सूट मिल जाएगा और 5 लाख में भी सूट नहीं मिलता, ठीक है ना जी। कुछ लोगों का आप देखें ना, जो बड़े बड़े अमीर लोग हैं उनका मतलब है कि क्या है जी, कि उनका 5-5 लाख में क्या करोड़ों में जाके आगे एक एक सूट बनता है। तो फर्क है, वो ख्वाहिशें हैं। तो कम्युनिज्म जो है वो जरूरत को पूरा करता है, लेकिन ये ऐसी आइडियोलॉजी है कि हमारे जैसे मुल्क में ये नहीं चल सकता जी। क्यों? इसमें फ्री इंटरप्राइज नहीं है, ये लोग बाउंड है कि वो स्टेट के लिए काम करेंगे, उनको प्रॉपर्टी का राइट नहीं होगा। तो ये कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी थी। आपको पता है ये 1917 में रशिया में रेवोल्यूशन आया था जी, जिसे हम बोल्शेविक रेवोल्यूशन बोलते हैं जी। वहां पे आया था, जिसको बाद में स्टालिन ने आगे लेके चला। तो आपको पता है 1920 में जो है ना, ये एक पार्टी बनी है कम्युनिस्ट पार्टी इंडोनेशिया में। इस तरह मेरे सोशलिज्म है, सोशलिज्म भी कम्युनिज्म की तरह का है, लेकिन थोड़ा सा इसमें फर्क है। इसमें चाहिए लेकिन रैंक के मुताबिक हो। जैसे आपको पता है गवर्नमेंट जॉब है, ये सारा सोशलिज्म है। लेकिन क्या होता है, गवर्नमेंट जॉब लोग करते हैं, रैंक जो होता है ना, देखिए कोई BS14 पे है, BS15, 16, 17, तो जो 17 पे है तो वो जितने भी डिपार्टमेंट के अंदर उस डिपार्टमेंट में लोग काम कर रहे हैं, सबकी मरात इक्वल है, इक्वल तनख्वाह होगी, सारी चीजें एक जैसी होगी। लेकिन रैंक चेंज होगा तो मरात भी चेंज हो जाएंगी, वो सोशलिज्म है। लेकिन कैपिटलिज्म में आपको होता है फ्री इंटरप्राइज है जी। अजान हो रही है, 1 मिनट की ब्रेक करते हैं, उसके बाद शुरू करते हैं।
अच्छा जी, अब चलते हैं जी। आप याद रखिएगा कि कम्युनिस्ट पार्टी जो है ना वो यहाँ पे 1920 में बनी थी, क्योंकि एक दौर आया था कम्युनिज्म, आप देखें तो ये चाइना में भी चल गया, आगे रशिया में तो स्टार्ट लिया था, चाइना, क्यूबा, मलेशिया, पूरी, इवन बात होता है कि पाकिस्तान भी एक दफा मतलब है रोटी कपड़ा और मकान का नारा लेके आया। आपको पता है यहाँ पे भी नेशनलाइज किया गया क्या जी इंडस्ट्री को। आपको 1972 में तकरीबन कोई 31 यूनिट जो थे उसको कर दिया नेशनलाइज, क्योंकि आप कहते थे कि सारा कुछ स्टेट स्पॉन्सर होना चाहिए जी, स्टेट करे और स्टेट के सारे इदारे होने चाहिए। तो इस तरह ये कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी यहाँ पे भी आई थी जी। अच्छा जी, आप याद रखिएगा कि 1942 से 1945 जो है जापान के अंदर है, फिर 1945 से 49 ये नेदरलैंड के अंदर आ रही, फिर उसके बाद ये आजाद होता है मलेशिया, अपना मलेशिया कह रहा हूं, इंडोनेशिया जो है। तो आप याद रखिएगा कि डॉक्टर सुकार्नो 1950 में डॉक्टर कौन सा है, सुकार्नो, ये इनका क्या बन जाता है जी, आप याद रखिएगा प्रेसिडेंट बन गया। पहला प्रेसिडेंट जो है वो डॉक्टर सुकार्नो है जी। आपको पता है जब नैम बनी थी तो डॉक्टर सुकार्नो ने ही मतलब है प्रपोजल इसका भी था जी बीच में, क्योंकि आपको पता है जवाहरलाल नेहरू इंडिया से था जी, नेहरू इंडिया से, जमाल अब्दुल नासर जो है वो आपने याद रखना है कि वो कहां से आया था जी, वो इजिप्ट मिस्र से था, और मार्शल जोसेफ, ठीक है जी, जोसेफ है जी, जोसेफ, PH है जी बेसिकली, जोसेफ जो है ये मार्शल जोसेफ टीटू है जी, ये बेसिकली आपको पता है यूगोस्लाविया से था। तो ये याद रखिएगा कि ये चार लोग जो हैं इनके प्रपोजल से नैम बनी थी, नैम नॉन अलाइन मूवमेंट, जिसका कैपिटल का जकार्ता जो है वो आपको बताया था जी। अच्छा जी, आगे चलते हैं। तो आपने याद रखना है कि 1950 के बाद 1950 में यूनाइटेड नेशन का मेंबर भी बनता है इंडोनेशिया, UNO का मेंबर बन गया जी। फिर आप याद रखिए 1999 में क्या होता है जी, ईस्ट तैमूर अलग हो जाता है इंडोनेशिया। ईस्ट तैमूर एक छोटा सा मुल्क है जी, वो अलग हो गया किससे जी, इंडोनेशिया। ठीक है जी, तो ये कुछ चीजें थी जो मतलब इंडोनेशिया के रेलिवेंट थी जी। अब बहुत बड़ा मुल्क है जी जिसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं, और वो है चाइना। दुनिया का आप कह सकते हैं कि चौथा मतलब है कि ये बड़ा मुल्क आ जाता है जी। अपना बल्कि तीसरे नंबर पे चाइना आता है। और याद रखिएगा कि सबसे ज्यादा बॉर्डर जिस मुल्क के साथ लगते हैं ना जी, वो भी मतलब है चाइना। पॉपुलेशन वाइज नंबर 1 पे है, और अपना एरिया वाइज नंबर 3rd पे जो है ये आ जाता है जी। सबसे पहले आपको पता है कि रशिया, फिर कनाडा है, हाँ पहले ना 3rd पे यूनाइटेड स्टेट है, नंबर 4 पे है जी, नंबर 4 पे चाइना है। क्योंकि आप याद रखिएगा सबसे पहले तो रशिया है जी, रशिया के बाद कनाडा, और फिर नंबर 5 पे आ जाता है ब्राजील, ठीक है जी। फिर उसके बाद ऑस्ट्रेलिया, और नंबर 7 पे जाके आता है इंडिया। लेकिन पाकिस्तान नंबर एरिया वाइज 33 पे है जी, लेकिन पॉपुलेशन वाइज नंबर अब जो है ये आ गया है 6 पे ना, ठीक है, 6 पे आ गया जी। तो चाइना को आपने याद रखिए जी कि ये मुल्क है जी चाइना। चाइना का कैपिटल आपने याद रखना है जी, बीजिंग है जी, बीजिंग। नंबर 5 पे आ गया, सही है, क्योंकि उधर से 33 आया और इधर नंबर 5 आ गया, सही हो गया। पॉपुलेशन वाइज पाकिस्तान की पॉपुलेशन जो है वो इंक्रीज हुई है जी, नंबर 5 हो गया।
अच्छा जी, आप ये देखिएगा कि युआन, इनकी करेंसी क्या है जी? युआन है जी। चाइना के साथ आप याद रखिएगा कि बीजिंग, और उसके साथ मतलब है क्या है जी कि की करेंसी है जी। उसके बाद आप याद रखें तो आ जाता है लार्जेस्ट जो सिटीज हैं, इनमें आप देखें शंघाई आता है, बीजिंग आता है, ठीक है जी। इसी तरह मतलब है कि आगे इनकी चाइनीज लैंग्वेज में इनके नाम है जी, इनके शहरों के लिए मशहूर है जी। वो भी चाइना का है, जिनजियांग सूबे में। तो इनकी जो आबादी है, आपने अपना आजादी है, वो बेसिकली क्या है कि 1 अक्टूबर को ये मनाते हैं जी 1949 में। 1949 में आप याद रखिएगा कि 1 अक्टूबर 1949 जो है वो बेसिकली जो इनका आता है। अच्छा जी, तो इनके टोटल 23 सूबे हैं जी। और ये अपना नेशनल हॉलीडे जो है वो 1 अक्टूबर को मनाते हैं। 14 ममालिक के साथ इनका बॉर्डर मिलता है जी। 14 कंट्रीज, हालांकि 14 कंट्रीज ही रशिया के हैं। 14 मुल्कों के साथ ही रशिया का बॉर्डर लगता है और 14 के साथ ही इनका लगता है। लेकिन एरिया वाइज जो है ये बेसिकली क्या है जी कि ये थोड़े हैं। रशिया का एरिया ज्यादा है जी। ये आजाद नहीं हुआ जी, अभी मैं आपको बताता हूं। यहां पे रेवोल्यूशन आया था, वैसे आजादी नहीं हुई, क्योंकि ये मतलब है कि अपने अंदर से ही सिर्फ एक चेंज आई है, जिसे आप कम्युनिज्म आइडियोलॉजी कह सकते हैं। तो 14 ममालिक के साथ इनका बॉर्डर लगता है जी। तो आप ये भी याद रखिएगा कि इनका पहला प्रेसिडेंट जो है वो है सन यैट सिन। ये 1913 में प्रेसिडेंट बना था जी, और 1925 में इसकी डेथ हो गई है। तो याद रखिएगा पहला प्रेसिडेंट जो है वो मतलब इसको मानते हैं जी। और इनका जो पहला प्राइम मिनिस्टर है ना जी, बेसिकली उसका नाम है चू इन लाए। चू इन लाए, वो आपने याद रखना है कि 1949 से जो है कि वो इनका रहा था 1976 तक। 1949 से 1970। तो ये दो बंदे आपने याद रखिएगा जी। अच्छा जी, आजकल आपको होता है कि इनका प्रेसिडेंट है जो 2013 से चल रहा है जी। 14 मार्च 2013 से जी जिनपिंग। जी जिन पिंग, ये इनका आपको होता है, इसको अब लाइफ टाइम मतलब है कि, क्योंकि आपको होता है चाइना सिंगल पार्टी है जी, कम्युनिस्ट पार्टी बोलते हैं जी। एक ही पार्टी है दुनिया में, ये मुल्क जो है इसमें सिंगल पार्टी गवर्नमेंट है जी। एक ही पार्टी है, उसी के अंदर ही इलेक्शन होता है और उसके बाद ही लोग आगे सिलेक्ट होते हैं। अच्छा अच्छा जी, उधर लिख दिया, मैं लिख देता हूँ। ये ना ऐसे इसको कर देता, ये लिखे जी, इधर लिख देता हूँ जी जिंग पिंग। ये रिसेंट इनका 2013 से चल रहा है जी। तो आपने याद रखिएगा कि जी जिनपिंग जो है ये आपने याद रखना है, ये इनका प्रेसिडेंट है जी। और इनका प्राइम मिनिस्टर है ली केआंग, ठीक है ना जी। ली केआंग 2013 से आ रहे हैं जी। दोनों जो है क्या कहते हैं पूरा, ये कम्युनिस्ट पार्टी है जी बेसिकली। और दुनिया की सबसे बड़ा मतलब सबसे बड़ी पार्लियामेंट इनकी है जी। आप याद रखिएगा नेशनल पीपल्स कांग्रेस है जी। तकरीबन 2987 बंदा जो है ना इनका मेंबर है जी। ये नेशनल पीपल कांग्रेस, ये नाम है जी इनकी पार्लियामेंट का, 2987।
ठीक है जी। 2987 बंदा जो है ना वो इनका क्या है जी, मेंबर है। क्योंकि एक ही पार्टी है और उसी पार्टी के अंदर ही जिसने भी सियासत करनी है उसने उसी पार्टी के अंदर आना है जी और उसी से आगे चलना है। तो ये याद रखिएगा जी। इनमें तकरीबन आप देखें तो ये जो है ना कि 14 ममालिक के साथ बॉर्डर लग गया और ये बहुत बड़ा मुल्क है जी। नहीं, उन्होंने इतना सिस्टम बनाया हुआ है ना जी कि मेरा भाई बड़ी बड़ा सा हाल उन्होंने बनाया हुआ है। चीनी आपको पता है इन्होंने कोरोना के लिए हॉस्पिटल दिनों में मतलब है कि तैयार कर लिए थे। तो ये बड़े टेक्निकल लोग हैं जी चीनी जो है। पेपर वर्क करते हैं, ये पहले प्रैक्टिकल करते हैं बाद में पेपर बनाते हैं, ठीक है ना जी। ये यही इनकी कामयाबी है क्योंकि ये जो सोचते हैं वो कर जाते हैं। हमारे मुल्क में आपको पता है कि 5 ईयर प्लान सबसे पहले हमने दिया था। 5 ईयर प्लान के 5 साल कारकर्दगी का, वो फिर हमारा वो प्लान साउथ कोरिया लेके वो तरक्की कर गया। हम उधर ही बैठे हुए हैं क्योंकि हम उन लोगों की तरह है। आपको पता है कुछ लोग प्लानर बहुत होते हैं, वो कहते हैं अगर पैसे होते ना तो ये करते वो करते। कुछ लोग उन्हीं से सुन के काम शुरू कर देते हैं और अमीर हो जाते हैं। लेकिन क्या है कि कुछ आप देख लीजिएगा आपके इर्द गिर्द होंगे कैसे लोग होंगे कि वो सारी जिंदगी बस बातें बनाते रहते हैं कि यार ये करना है वो करना है इस तरह करना है। बड़ी अच्छी होती है, सोच बड़ी लेके आते हैं, आइडियाज बड़े लेके आते हैं, लेकिन इंप्लीमेंट करते हुए वो खत्म हो जाते हैं। इस वजह से हमारा मुल्क पीछे रह गया और ये लोग आगे। अच्छा जी, आप इनकी हिस्ट्री देखें तो 220 बीसी में यहाँ पे चाइना वॉल स्टार्ट हुई है जी। आपको पता है कि ग्रेट वॉल ऑफ चाइना ये बनना स्टार्ट हुई है जी और ये जाके कंप्लीट हो रही है 1368 एडी में। ये जेहन में रखिएगा कि 220 बीसी में स्टार्ट हुई थी बीसी से और आगे जाके ये 1368 में जाके कंप्लीट। इसकी लेंथ जो है ना कुछ जगहों पे 3400 दी गई है, कुछ पे 2400 दी गई है, कुछ पे 6000 किलोमीटर है। लेकिन जो ज्यादा मतलब है कि पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से ये 3400 किलोमीटर जो है ना ये ज्यादा दफा आती है जी। क्योंकि वैसे जो है कि एग्जैक्ट जो नहीं है, कई दफों पे जगहों पे चेंज हुई है ये। तो आप याद रखिएगा कि यहां पे आया था 1271 में मार्कोपोलो आया था। आपको पता है वीनस इटली से आया था 1271। ठीक है जी। तो इससे याद रखिएगा कि ये दौर है बेसिकली कुबलाय खान का जी। और आपको पता है 1271 से 1368 तक 1368 तक जो है ना ये बेसिकली युआन डायनेस्टी है। युआन ये कुबलाय खान मतलब है ना कि इसको स्टार्ट करता है जी। आपको पता है कि मंगोल डायनेस्टी है, युआन डायनेस्टी फाउंडेड बाय कुबलाय खान। और उसी दौर में उसने इसका कैपिटल बनाया था बीजिंग। बीजिंग जो है इसका कैपिटल 1271 में बना है। ये किसने शुरू करवाई थी जी? कुबलाय कुबलाय खान है जी। तो 1271 से 1368 तक ये डायनेस्टी चलती है जी। अब याद रखिएगा ये जो है कि कुबलाय खान की ये डायनेस्टी है जी मंगोल डायनेस्टी। क्योंकि ये चंगेज खान का आगे मतलब आता है जी, उसके मतलब प्रेडिसेसर्स जो है ना उनके अंदर है जी, सक्सेसर्स में बल्कि सक्सेसर्स में। क्योंकि आपको पता है कि चंगेज खान, मंगू खान, हलाकू खान, ठीक है ना जी, क्योंकि 1206 में रूलर बना था। अच्छा जी, आप याद रखिए जी आगे यहाँ पे ना कुछ
जंगें भी हुई हैं जी, चाइना की और ब्रिटेन की। आपको पता है ओपियम वार बोलते हैं, ओपियम वार। ओपियम वार आप ये देखेंगे पहली आती है 1839 से लेके 1842 तक, इसको बोलते हैं फर्स्ट जो है ना ओपियम वार है बिटवीन यूके एंड चाइना। फर्स्ट ओपियम वार है मेरे भाई। कंप्लीट हुई थी ग्रेट वॉल ऑफ चाइना 220 बीसी में स्टार्ट हुई थी, 1360 वार इसे बोलते हैं जी। आपको पता है कि चाइना यूके वाले चाहते थे ट्रेड करना जो है ना बेसिकली ओपीएम की यहाँ पे मतलब है, तो ये चाइना वाले इसके खिलाफ थे। वो कहते थे कि हमारे मुल्क में आप नशा जो है वो इसकी ट्रेड ना करें। तो इस वजह से वार हुई थी 1839 से 1842 तक जी। इसको फर्स्ट ओपीएम वार बोलते हैं। तो आगे आप देखिएगा कि क्या है जी कि 1856 से 1860 तक, 1856 से 1860 तक सेकंड ओपियम वार है जी, जिसमें फ्रांस भी शामिल हो गया था। अब याद रखिएगा कि दूसरी लड़ाई जिसमें इनके साथ क्या हो गया हुआ था, तो दो जंगें हुई हैं जो ओपियम वार के नाम से मशहूर है जी। आप याद रखिएगा कि 1911 में जो है कि किंग डायनेस्टी खत्म हुई थी। आपने याद रखना है ये 1911 में यहाँ पे किंग डायनेस्टी खत्म होती है जी। और आप याद रखिएगा कि जो यहाँ पे पहला प्रेसिडेंट आया था तो याद रखिए जी कि ये जो किंग डायनेस्टी है ना जी बेसिकली ये युआन डायनेस्टी के बाद स्टार्ट हुई थी। यानी 1368 के बाद जो डायनेस्टी स्टार्ट हुई है वो बेसिकली किंग डायनेस्टी थी। और आपने थोड़ा सा इसका याद रखना है कि ये दुनिया में ना जो पर कैपिटा इनकम या जीडीपी ग्रोथ रेट है ना, ये बहुत इसकी दुनिया में सबसे ज्यादा थी। और आपको पता है कि 1669 में, ठीक है जी, आप देखें तो आता है ये आलमगीर का, ठीक है ना जी। औरंगजेब आलमगीर मुगल डायनेस्टी ने किंग डायनेस्टी को जीडीपी ग्रोथ रेट में से रिप्लेस कर दिया था। यानी दुनिया की बेस्ट जीडीपी उस दौर में मुगल डायनेस्टी का बना था 1669 में। यानी किंग डायनेस्टी को उन्होंने मतलब पीछे छोड़ दिया था। इतना तेजी के साथ तरक्की की इंडिया ने 1669 के अंदर। यानी कि किंग डायनेस्टी पीछे रह गई थी। लेकिन किंग डायनेस्टी जो है इसकी खत्म होती है 1911 में, और यहां से रिपब्लिक ऑफ चाइना जो है ना उसकी बुनियाद रखी गई है। आप याद रखें तो आगे क्या होता है जी, 1934 से 1935 दुनिया का सबसे लंबा लॉन्ग मार्च है जी। ठीक है जी। पैदल चले थे, आपने याद रखना है कि 6000 अपना 9600 किलोमीटर, 9600 किलोमीटर। आपको पता है माओ जिडांग, माओ जिडांग बंदे का नाम है जी। मौजे तंग भी पढ़ते हैं जी। माओ जिडांग चल नहीं देखो चीज। हाँ
अच्छा जी, तो ये 9,600 किलोमीटर जो है आपने याद रखना है कि माओ जेडोंग जो है ना इसने किया था जी लॉन्ग मार्च। ये 1934 से 35 तक था। ये कम्युनिस्ट का ये लॉन्ग मार्च था। कहते हैं कि थी। फिर आप याद रखिए जी आगे क्या होता है। 1949 में फिर जाके मतलब है कि कम्युनिस्ट रिपब्लिक ऑफ चाइना बना था। आपको पता है 1949 आप याद रखिएगा जी कम्युनिस्ट रिपब्लिक पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना। इसका असल नाम है पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना। क्योंकि आपको पता है कि सिर्फ रिपब्लिक ऑफ चाइना जो है ना वो ताइवान है। ताइवान को बोलते हैं रिपब्लिक ऑफ चाइना, लेकिन ये पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना जी। इसको कम्युनिस्ट पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना मौजे तंग ने इसको बनाया था जी। आप याद रखिएगा कि इसके दौर में ना एक शहर इनका बड़ा शहर था, उसका नाम अब मेरे ज़हन से निकल गया है। उधर ना जलजला आया था। आपको बता दूं कि इतनी बड़ी तबाही हुई थी। आप नेट पे लिखेंगे तो आ जाएगा अर्थक्वेक जो है ना इस दौर में मौजे तंग के दौर में। तो अर्थक्वेक इन चाइना। तो कहते हैं कि शहर जमीन बोस हो गया था। तो इसने कहा कि मैं इन्हीं बुनियादों पे शहर को दोबारा से खड़ा कर दूंगा। लोगों ने कहा कि ये पागल हो गया सदमे की वजह से, लेकिन इसने क्या काम किया जी। इस औरतों को बूढ़ों को संभाल सकते हैं वो हमें खत लिखे। आपको पता है जिन इलाकों में जलजला नहीं आया था उन लोगों ने खत लिखे कि हम एक बंदे को संभाल सकते हैं, दो बंदों को संभाल सकते हैं। तो क्या उन्होंने बेसिकली जो है कि बहुत गर्म अच्छा जी, तो आप ये देखेंगे क्या हो जाता है जी कि लोगों ने जब खत लिखे उन खतों के एड्रेस पे इसने बंदों को भेजा। एक तो इनके पास रिकॉर्ड आ गया कि हमारे बंदे कहां कहां जा रहे हैं। दूसरा इसने यंग लोगों को कहा कि आपने ना कहीं नहीं किया, वो मिस्त्रियों वाला काम करेगा, जो जनाब मजदूर है मजदूरों वाला, स्टेट उनको सारा कुछ मटेरियल देगी, आपने शहर तामीर करना है। कहते हैं कि इसने चंद सालों के अंदर क्या कर दिया, दोबारा से शहर उसी हालत में दे आया और उससे स्टेट को इशू भी नहीं हुआ। उल्टा क्या हुआ जी कि यूनिटी प्रमोट हुई। जो लोग आप देखे ना कि जिस तरह हमारे यहाँ बलोचिस्तान में अगर कोई इशू आता है तो उनको अगर पंजाब भेजा जाएगा तो एक कॉमन मैन पंजाब में आता है, यहाँ पे रहता है, तो क्या होगा जी कि एक मैसेज मोहब्बत का यहाँ से दोबारा लेके पीछे जाएगा, तो नफरतें कम होंगी। लेकिन हमारे यहाँ क्या होता है जब आती है फ्लड आते हैं जलजला आता है तो हम क्या करते हैं जी, हम कैंप मतलब है कि चीजों को कर ले। अभी भी आप देखें कोविड-19 आया तो चाइना ने किसी से भीख नहीं मांगी, ना कि इवन अमेरिका वाला, अमेरिका इतनी सुपर पावर बन रहा था वो जनाब जो है कि वो हाथ फैलाने पे मजबूर हो गया, लेकिन चाइना ने किसी के सामने कोई हाथ नहीं फैलाया कि हमारी मदद को पहुंचो, क्यों हालांकि पहले चाइना में ही आया है जी ये। तो इस तरह याद रखिएगा कि जी 1949 में क्या हो जाता है कि ये कम्युनिस्ट सेटअप शुरू हो गया जी। फिर आपने याद रखना है कि यहां पे 1962 में इनका बॉर्डर डिस्प्यूट आ गया था बेसिकली इंडिया के साथ। वार हुई है 1962 में। 1963 में हम भी डर गए थे, हमने इनके साथ बॉर्डर रिवाइज किया अपना। आपको पता है 595 किलोमीटर बॉर्डर है जी हमारा और चाइना का, और कश्मीर वाला वो बॉर्डर बनता है जी। इस वजह से हमने 2% कश्मीर का पोर्शन इनको दिया था, क्योंकि हमें भी पता था इन्होंने इंडिया को मारा है तो हमें भी मारेंगे ये। लेकिन इंडिया हमारा चाइना को सबसे पहले जिस मुल्क ने रिकॉग्नाइज किया है जी वो पाकिस्तान है जी। तो 1949 में तो 595 में आप याद रखिएगा कि ये अपना 595 किलोमीटर का बॉर्डर जो चाइना और पाकिस्तान का नॉर्थ ईस्ट में आता है जी। ये रिवाइज हुआ था 1963 में जी। आपको पता है
इससे पहले कितने एटम बन चुके थे जी? 1945 में एटम यूएसए का है, और 19 जो है 49 में आपको पता है रशिया का है, फिर 1952 में किसका है जी? यूके का है, और 1960 में फ्रांस का है, और 1964 में चाइना का, और फिर पीछे दो ही रह जाते हैं जी, 74 में इंडिया है, और 1998 में पाकिस्तान है। ये रिकग्नाइज्ड एटम है जी जो दुनिया में अभी तक बने हैं जी। बाकी आपको पता है जो नॉर्थ कोरिया का और इसराइल का जो है वो अनरिकग्नाइज्ड है। मैं भी सबसे पहले भी हुआ है, बाकी किसी का नहीं चेक हुआ कि ये बंदे मारता है या नहीं मारता, लेकिन 1945 वाला जो है वो आपको पता है 6 अगस्त और 9 अगस्त को हिरोशिमा और नागासाकी, तो ये टेस्ट शुदा है जी कि उसने बंदे मारे थे। फिर आपको पता है उसके बाद रशिया, रशिया के बाद यूके, यूके के बाद फ्रांस, और फ्रांस के बाद चाइना, चाइना के बाद इंडिया, इंडिया के बाद पाकिस्तान। अब ये देख ले कि ये भी अल्लाह का करम है कि इंडिया के साथ हमारी दुश्मनी है, तो इस वजह से हमने ये एटम बना लिया, वरना हमने क्या करना था एटम। अच्छा जी, आप याद रखें जी आगे को खत्म कर दिया गया, और 1971 चाइना मेंबर बन जाता है यूएनओ का, और इनको वीटो पावर दे दी गई। तो अब याद रखिएगा कि 1972 में रिचर्ड निक्सन आया था जी, रिचर्ड निक्सन, आप याद रखिएगा कि रिचर्ड निक्सन जो है, रिचर्ड निक्सन, वो आपने याद रखना है कि इसने विजिट किया था बेसिकली चाइना का जी। हमने पाकिस्तान की मदद से रिलेशन जो है वो बहाल हुए जी चाइना और अमेरिका के। ठीक है जी, वन चाइल्ड पॉलिसी 1979 में कहा कि जिसका एक बच्चा है ना जी, उसको तो स्टेट स्पॉन्सर होगा, वो उसके सारे मामला कौन देखेगी जी? स्टेट देखेगी। लेकिन जो दूसरे बच्चा है ना, दूसरा हो गया, तो उसको क्या करेगी? स्टेट नहीं कुछ कहेगी, बल्कि टैक्स लगाएगी ज्यादा से ज्यादा, था आगे बच्चा जो है वो आपने खुद पाल है। तो ये वन चाइल्ड पॉलिसी 1979 में चाइना ने दिया ताकि लोगों को, क्योंकि आबादी बहुत ज्यादा थी, अभी भी दुनिया की नंबर 1 पे है, लेकिन अब आपको पता है कि उन्होंने चेंज कर दिया, ये 2015 में ना इसको उन्होंने चेंज कर दिया। उन्होंने कहा कि ठीक किस्म के, इधर ना बड़ी चिड़िया हो गई थी बहुत ज्यादा, फसलें तबाह करना शुरू कर दी। इन्होंने गवर्नमेंट ने अनाउंस कर दिया कि हर चीनी जो है ना वो सुबह उठेगा तो पहले 2 चिड़िया मारेगा, तो उसके बाद कोई और काम करेगा। तो अब बताए चीनी ऐसे थे कि इन्होंने कोई चंद दिनों के अंदर ही पूरे मुल्क से चिड़िया खत्म कर दी। लेकिन अब उनको उसका मसला हो रहा है क्योंकि फसलों को कीड़े लग रहे हैं, जो कीड़े खा जाते हैं, क्योंकि हर चीज का अपना अपना एक फायदा है, और नेचर के हवाले से ही रहना चाहिए। क्योंकि अगर हम उसको चेंज करते हैं, जैसे आप देख रहे से नुकसान हो रहा है, क्योंकि जितना नेचुरल चीजें यूज करते हैं तो उससे फसलें तो ज्यादा हो रही हैं, लेकिन उससे लोगों को वो क्वालिटी जो है ना, जिस तरह वो कहते हैं कि ताकत वाली चीजें, वो नहीं रही। अब तो पहले सिर्फ गंदम जो थी ना, गंदम उसकी अपनी ताकत थी, अगर अब पेस्टिसाइड खाद्य वगैरह डाल डाल के जो चीजें हम लेते हैं तो वो अल्टीमेटली नुकसानदेह हो रही है। तो वन चाइल्ड पॉलिसी बनाई थी, लेकिन क्या हुआ कि अब मतलब है कि ये इन्होंने खत्म की, क्योंकि इनके मुल्क में आबादी तो कम हुई है, लेकिन अब बूढ़े लोग बहुत ज्यादा है, यंग जनरेशन नहीं है। हमारे मुल्क की खूबी यह है कि इसमें यंग जनरेशन बहुत ज्यादा है, बूढ़े लोग बहुत कम है, क्योंकि हमारे मुल्क में बूढ़ा होता ही कोई नहीं, क्योंकि 45-50 साल की उम्र में तो मर जाते हैं। लोग हैं जो बूढ़े होते हैं, ज्यादा लोग आपको पता है हमारे मुल्क की एवरेज एज जो है 45 से 55 के दरमियान जो है वो मतलब है कि
नहीं, कोरोना से कोई नहीं इतनी बड़ी फर्क पड़ता। आप देखें ना कि साल पूरा हो गया और कोई लाख से मतलब 1.5 लाख आप कर ले जी बंदे की अभी तक जो है वो डेथ हुई है, ठीक है ना जी। तो हालांकि वैसे जो है वो रोज का जो एस्टिमेटेड है कि आप देख लें कि लाख बंदा तो रोज का मर जाता है वैसे ही दुनिया में, क्योंकि एवरेज आप देखें ना लाहौर जैसा बड़ा मुल्क अपना शहर है, इसमें कम अज कम भी 100 के करीब तो रूटीन में बंदा मर जाता है। छोटे शहरों में देख ले तो छोटा गांव होगा तो महीने बाद एक आधा बंदा मरेगा, ठीक है जी, 1.5 महीने बाद इस तरह, क्योंकि आबादी की रेशो होती है। जहां बड़ी बड़ी आबादियां हैं वहां पे तो रोज रोज जो है वो मतलब है क्या होता है, ऐसे जनाजे म्यानी साहब चले जाए लाहौर में आपको पता चल जाएगा कि कितने लोग मरते हैं, क्योंकि बड़ा कब्रिस्तान है तो दिन में कम अज कम भी 8 से 10 जनाजे वहां पे आते हैं जी, क्योंकि आबादी के हिसाब से है ना जी। तो आप याद रखिएगा जी, वन चाइल्ड पॉलिसी 1979 में दी थी, लेकिन उसको 2015 में जाके फिर चेंज कर दिया जी। वन चाइल्ड पॉलिसी को इन्होंने रिमूव कर दिया। अब वो कहते हैं जी कोई नहीं है, बच्चे अगर हो भी जाएंगे तो खैर है जी। उसके बाद आप देखें जी कि आगे क्या होता है। थ्री में इन्होंने बहुत बड़ा डैम बनाया जी, जिसका नाम क्या है, थ्री गॉर्जियस डैम। आपको पता है साउथ जो है एशिया का सबसे बड़ा रिवर है जी, थ्री गॉर्जियस डैम है जी। 1993 में ये बना है जी, आपने याद रखना, स्टार्ट हुआ था 1993 में थ्री गॉर्जियस डैम। फिर आप देखें तो 1996 I-5 बनी है जी। शंघाई 5 है जी, आपने याद रखिएगा जी कि ये बेसिकली शंघाई 5 थी, 1996 में बनी है जी। कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन बन गई थी, क्योंकि 2001 में जेहन में रखिएगा कि इसमें उज्बेकिस्तान ऐड हो गया था, क्योंकि रशिया, चाइना, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान और उसके साथ आप देखें तो ताजिकिस्तान, ठीक है जी, और एक मुल्क है उज्बेकिस्तान। तो इस तरह ये क्या बन गया। फिर अब आपको पता है कि इसके मेंबर जो है वो इंडिया भी बन गया है, पाकिस्तान भी बन गया है। तो इस तरह शंघाई 5 जो है वो अगर आ जाए तो वो 1996 है जी, लेकिन अगर आ जाए SCO तो वो 2001 है। इसका हेडक्वार्टर बीजिंग में है जी। तो आप याद रखिएगा कि 1996 में थ्री गॉर्जियस डैम बना था। फिर आप याद रखें तो 2003 में थ्री गॉर्जियस डैम जो है वो हेडक्वार्टर बीजिंग है जी, बीजिंग शंघाई का। तो आपने याद रखिए कि 2003 में थ्री गॉर्जियस डैम जो है वो कंप्लीट हो गया था, लेकिन इसमें पानी फिलिंग स्टार्ट हुई थी और 2006 में जाके ये कंप्लीट होता है। आप देखिए 93 के बाद 2003 है, इसमें बन गया था लेकिन पानी फिल होना स्टार्ट हुआ और 2006 में जाके ये रेजरवायर तैयार हो जाता है। दुनिया का सबसे बड़ा ये रेजरवायर है जी, आप याद रखिएगा 22,500। तो अब आप ये देखें जी कि 22,500 मेगावाट कैपेसिटी जो है वो 2006 में ये कंप्लीट होता है। दुनिया का सबसे बड़ा ये डैम जो है वो जिन में रखिएगा जी। उसके बाद आप देखिए जी आगे 2008 में यहां पे ओलंपिक्स हुई थी। आपको पता है 2008 में ओलंपिक्स है जी। और 2013 से आपको पता है कि ये गवर्नमेंट जो भी चल रही है ये 2013 से आ रही है जी, शी जिनपिंग जो है। तो यहां का मजहब चाइना का आपने याद, क्योंकि टीचर था जी, स्कूल टीचर है जी, कन्फ्यूशियस। कन्फ्यूशियस से कन्फ्यूशिज्म है जी। कन्फ्यूशियस, आपको पता है कन्फ्यूशिज्म जो है
ये एक बंदा था, स्कूल टीचर था जी, फिलासफर था, जिसकी फिलासफी पे ये काम कर रहे हैं जी। और कन्फ्यूशियस आपने याद रखना है कि उसके नाम से कन्फ्यूशियज्म यहाँ पे मजहब है, मेन मजहब इनका कन्फ्यूशियज्म है। यहाँ पे एक बंदा है जी, लियो एक्जियाबो, इसको नोबेल प्राइज मिला है जी, क्योंकि आपको पता है ये चाइनी है, चाइना के लोगों को वैसे तो नोबेल प्राइज देते नहीं है, क्योंकि एंटी, इसने एंटी चाइना प्रो अमेरिका बात की जी, इस वजह से आपको पता है ये एक मतलब है कि इन चाइना की पॉलिसीज के खिलाफ जो है वो प्रोटेस्ट करता था, तो उसको नोबेल प्राइज दिया गया जी। आपको पता है कि एससीओ का हेडक्वार्टर जो है वो बीजिंग के अंदर आता है जी। एक ब्रिक्स है जी, ब्रिक्स, आपको पता है कि ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, ये जो है इसका हेडक्वार्टर शंघाई में है जी। बेसिकली आप याद रखिएगा, बैरिक्स में 5 मुमालिक है जी। मेरे भाई इनका कन्फ्यूशिज्म इसे बोलते हैं, कन्फ्यूशिज्म। जैसे शिंटोइज्म है ना, मजहबों का मैंने आपको बताया था कि मजहबों की 2 किस्में हैं, एक है सामी और एक है गैर सामी। आपको तो हजरत नूह अलैहिस्सलाम के बेटे का नाम था साम, तो उससे मजाहब शुरू हुए। आपको पता है जो यहूदियत है ना जी, ईसाइयत, और उसके बाद आप देखेंगे तो इस्लाम यानी मुसलमान जो है। अब याद रखिएगा ये सारे, ये तीनों मजाहब सामी मजहब है। गैर सामी में 2 आते हैं, एक है आर्याई और दूसरा है गैर आर्याई। हिंदू आते हैं, बुद्ध मत आते हैं, उसके बाद सिख आते हैं, उसके बाद फायर वर्शिपर आते हैं। मेरे भाई सामी बोलते हैं इंग्लिश में भी, क्योंकि साम नाम है। ये सामी और गैर सामी, नॉन सामी आप कह सकते हैं। आर्यन और गैर आर्यन आ जाएंगे, हिंदू, बुद्ध मत, सिख और उसके बाद फायर वर्शिपर। सेमेटिक बोल सकते हैं जी, सेमेटिक कह सकते हैं। तो अब गैर आर्यन में आप देखें तो इसमें आता है कन्फ्यूशिज्म ये वाला, फिर शिंटोइज्म है जी, के हिंदुइज्म, बुद्ध मत है, ये फायर वर्शिपर है, तारा परस्त, ये सारे आर्यन में आते हैं। गैर आर्यन में शिंटोइज्म, ताओइज्म, कन्फ्यूशिज्म, इस तरह के मजहब आते हैं। तो अब चलते हैं जी, आपको लेके बड़े मुल्क है जी, उसके ऊपर ये चाइना का आपको पता चल गया। इसके साथ आप ध्यान में रखिएगा कि इनकी ना जो ज्योग्राफिकल फीचर्स हैं वो आपके साथ डिस्कस करनी है जी थोड़ी सी। आपने याद रखने के चाइना में एक तो जो पामीर प्लेटो बनती है वो कैसे बनती है, तो आप याद रखिएगा कि ऊपर से चाइना वाली साइड से आती है, उसका नाम है टाइन शन, और इधर इंडिया और नेपाल वाली साइड से आपको होता है हिमालय जाती है जी। और हिमालय आगे कश्मीर वाले पोर्शन में किसके साथ कनेक्ट होती है जी, कराकरम। तो याद रखिएगा ये चारों पहाड़ी सिलसिले मिलकर क्या बनाते हैं, पामीर, पामीर प्लेटो, सत्ता मुर्तफा पामीर, जिसे रूफ ऑफ द वर्ल्ड बोला जाता है। तो ये आप ज़हन में रखिएगा कि पामीर प्लेटो आ जाए तो क्या लिखेंगे जी, रूफ ऑफ द वर्ल्ड। ये 4 पहाड़, दर्रा जो है ना, दर्रा खंजराब पास से हम जो है वो दुनिया की मतलब हाईएस्ट रोड में आता है, सिल्क रूट, वो भी कनेक्ट करता है जी, काशगर तक जाता है। फिर इधर एक डेजर्ट आपने जरूर याद रखना है, तो हर दूसरे पेपर में आया होगा जी, तकला
मकान, तकला मकान डेजर्ट है जी चाइना में, क्योंकि आपको पता है गोबी डेजर्ट कहां पे आता है जी? गोबी डेजर्ट जो है ये मंगोलिया में है। और तकला मकान डेजर्ट आपने याद रखना है, यहां पे आता है जी चाइना में। और उसके साथ आप जरूर याद रखिएगा कि जो एशिया का सबसे बड़ा रिवर है चाइना का, उसका नाम है हैंगहू रिवर। हैंगहू, इसे येलो रिवर भी बोलते हैं जी, येलो रिवर। इसे सारो ऑफ चाइना भी बोला जाता है, ऑफ द चीन के नाम से याद किया जाता है जी, क्योंकि येलो सी भी चाइना में आता है, क्योंकि ये नॉर्थ कोरिया और चाइना के पास है जी येलो सी, तो ये येलो रिवर भी यहां पे है जी। यंगस्टीज रिवर भी चाइना का हो गया। हैंगू रिवर को दो नाम दे दिए गए, येलो रिवर और सारो ऑफ चाइना। ये ध्यान में रखिएगा जी कि दोनों किसके हैं जी? इंडिया का जो सबसे बड़ा रिवर आपको पता है ब्रह्मपुत्र रिवर। ये दुनिया का सबसे बड़ा जो सी है वो साउथ चाइना सी है जी, वो भी चाइना के पास आ गया जी। येलो रिवर मेरे भाई आपको पता है इसका नाम हैंगू रिवर है जी। बेसिकली इसको येलो रिवर इस वजह बोलते हैं, ये येलो सी में गिरता है। और इसे सारो ऑफ चाइना इस वजह से बोलते हैं कि यहाँ पे फ्लड बहुत आते हैं, इस वजह से इसको नाम जो है वो क्या दिया गया जी? सारो ऑफ चाइना। तो ये चीजें आपने चाइना की जो है वो याद रखनी है जी, क्योंकि साउथ चाइना सी जो है ये दुनिया का सबसे बड़ा सी जो है वो माना जाता है। मीकांग रिवर आपको पता है साउथ एशिया, साउथ ईस्ट एशिया का सबसे बड़ा रिवर है मी कॉन्ग। ये भी चाइना से निकलता है जी। तो मीकांग रिवर साउथ ईस्ट एशिया का बड़ा रिवर। यंगस्टीज जो रिवर है ये पूरे एशिया का सबसे बड़ा रिवर है। ब्रह्मपुत्र रिवर वो भी चाइना से आता है, वो पूरे साउथ एशिया का बड़ा रिवर। तो मतलब सबसे बड़े बड़े जो रिवर हैं वो कहां से निकल रहे हैं जी? इंडस रिवर भी आपको पता है कि लद्दाख वाले एरिया से आता है, जो चाइना के पास है, कश्मीर का पोर्शन मानसरोवर लेक से निकलता है। आपको पता है मानसरोवर लेक से चाइना से आता है बेसिकली जो है वो इंडस रिवर, और आपको पता है फादर ऑफ रिवर्स बोला जाता है। तो ये सारी चीजें आपने याद रखनी है जी कि चाइना की चीजें हैं जी। और एक चीज आपने याद रखनी है कि 1997 में एक शहर था हांगकांग। आपको पता है ये हांगकांग बेसिकली मुल्क भी है जी, छोटा सा मुल्क है हांगकांग। ये बेसिकली क्या है कि डोमिनियन स्टेटस है, इसको अंदर ये आजाद है, लेकिन बाकी ओवरऑल फॉरेन पॉलिसी चाइना की चलती है जी। इसे प्रोटेक्टोरेट स्टेट भी आप कह सकते हैं। ये 1997 में ये वापस किया है बरतानिया ने, क्योंकि आपको पता है 19 किसने जी? बरतानिया ने। तो 1997 में जो है ये लीज खत्म हो गई थी और ये वापस आ गया जी किसके कब्जे में? चाइना के कब्जे में। अच्छा जी, अब चलेंगे, एक बड़ा मुल्क है जी जिसका नाम है रशिया। आपको पता है ये मैकमोन लाइन भी है जी, इसको एक है एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल भी, जो है ना कि ALOC के नाम से मेरा ख्याल है वो एक्चुअल के लाइन ऑफ कंट्रोल बोलते हैं। मैकमोन लाइन भी है जी। ये तो इशू आ रहा था ना, वो एक्चुअल जो है ना लाइन ऑफ कंट्रोल उसको बोलते हैं, ठीक है ना जी, जहां पे इशू। और भूटान के दरमियान थोड़ा सा एरिया है उसको बोलते हैं सिकम। ठीक है ना जी, तो उसको मतलब है कि ये सिकम का इलाका जो है वो वहां पे
लड़ाई हुई है, क्योंकि वो चाइना जो है कहता है ये मेरा है। अच्छा जी, आगे चलते हैं जी। आपने याद रखना है कि जी हम बात कर रहे थे रशिया की, तो रशिया जो है ये दुनिया में एरिया वाइज अगर आ जाए सबसे बड़ा मुल्क जो है वो कौन सा है, तो वो रशिया है जी। 14 मुमालिक हैं जी। और आप याद रखिएगा कि रशिया का कैपिटल क्या है, मॉस्को। मॉस्को आप याद रखिए जी कि मॉस्को कैपिटल हो गया जी। जहां पे आपको पता है रेड स्क्वायर है जी। आपको पता है रेड स्क्वायर ये एक चौक है जी, यहाँ पे जहां पे इनके आपको पता है इनकी पार्लियामेंट भी है, इनका प्रेसिडेंट हाउस भी है, जिसे क्रिमलन बोलते हैं। क्रिमलन आपको पता है ये क्रिमलन जगह जो है ना ये रेड स्क्वायर में आती है। जैसे तहरीर यहाँ पे आता है मॉस्को रशिया में, तो यहाँ पे एक जगह का नाम है क्रिमलन। क्रिमलन ठीक है जी। तो ये आप याद रखिएगा, यहाँ पे इनके जो मेन ऑफिस हैं वो सारे कहां पे हैं जी, क्रिमलन के अंदर है। आबादी बहुत थोड़ी है जी इनकी, लेकिन इनका एरिया बहुत बड़ा है। 46 सूबे हैं जी। ठीक है जी, चाइना के 23 थे तो इनके 46 है। तो आप याद रखिएगा कि ये अपना नेशनल जो हॉलीडे मनाते हैं 12 जून 1990 को मनाते हैं। रेड स्क्वायर बेसिकली एक चौक है मॉस्को में, वहां पे जगह है क्रिमलन। क्रिमलन जो है यहाँ पे इनकी पार्लियामेंट भी इनकी पार्लियामेंट का नाम जो है वो डुम्मा है। ठीक है ना जी, तो याद रखिएगा कि पार्लियामेंट जो है वो डुम्मा। डुम्मा जो है वो आप याद रखिएगा इनकी पार्लियामेंट को बोलते हैं। नेशनल असेंबली जो है वो डुम्मा है। अच्छा जी, आप याद रखिएगा कि एक इनकी एयरलाइन बड़ी मशहूर है जी। एक तो आप देखिएगा एरो एरोफ्लोट के नाम से इनकी जो है वो एयरलाइन है जी, आपने बड़ा मशहूर है जी एरोफ्लोट। ये बड़ी मशहूर है। इसी तरह इनकी ना न्यूज एजेंसी ये बड़ी दफा इंटरफैक्स। इंटरफैक्स का नाम आपने याद रखना है, और दूसरी है इतरतास। जॉर्जिया जो है ना वो इसका मेंबर रहा है CWIS का, लेकिन उसने बाद में 2008 में रशिया की वार हो गई थी, जिस वजह से जॉर्जिया जो है वो मेंबर नहीं रहा जी। किसका जी, इसका जो CWS, ये CWS मेरे भाई कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स। अभी दोबारा करते हैं तो फिर समझ आएगी। एक मिनट जी, इसको मिटा देता हूं, दोबारा लिखते हैं। अब आपने सेन में रखना है, एक कॉमनवेल्थ है, कॉमनवेल्थ। ठीक है जी, जो कनाडा अपना यूके की ऑर्गेनाइजेशन है कॉमनवेल्थ, उसको हम बोलते हैं CW, कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस। ठीक है जी, ये ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है जी, ये यूके के अंडर आती है। ये बनी थी बेसिकली 1931 में,
लेकिन लंदन डिक्लेरेशन जो है ना उसके साथ होने के बाद 1949 में प्रॉपरली ये ऑर्गेनाइज बन हुई है जी, क्योंकि इसका स्टैट्यूट आ गया था 1931 में, लेकिन ये जाके कंप्लीट जो है वो लंदन डिक्लेरेशन है 1949 में, जिसके तहत फिर ये बनती है। और इसके 54 मेंबर है। ये उन ममालिक की है जिन पे यूके ने हुकूमत की है। लेकिन एक है CWIS, कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स। ये वो स्टेट्स हैं जो रशिया से यानी USSR से अलग हुई थी। उनमें आप देखें तो ये पूरा जितना भी ममालिक है ना सेंट्रल एशिया के 5 कंट्री, सेंट्रल एशिया के साथ अजरबैजान, फिर आर्मीनिया, जॉर्जिया, अपना यूक्रेन, मोल्डोवा, उसके बाद जो है कि ये मतलब है कि बेलारूस, ये सारे ममालिक जो है ना इनके बेसिकली आ जाता है कि ये मेंबर, ये इससे अलग हुए हैं। लेकिन आजकल CW के जो ममालिक है ना वो 9 मेंबर हैं, 2 एसोसिएट्स हैं और एक मेंबर जॉर्जिया जो है वो छोड़ के चला गया है इस ऑर्गेनाइजेशन को। तो अब याद रखिएगा कि इसको बोलते हैं CWIS। 21 अगस्त को आप देखें ना, 12 जून 1900 मतलब है 90 को अपनी नेशनल हॉलीडे मनाते हैं जी। लेकिन ये मतलब है कि इंडिपेंडेंस बेसिकली जो मनाते हैं वो 21 अगस्त 1991 में 1991 में सोवियत यूनियन से ये अलग हुए हैं। अब याद रखिएगा जी कि इनका माउंट एल्ब्रस, इनकी हाईएस्ट पीक जो है ना वो आपने याद रखनी है जी, माउंट एल्ब्रस, ये इनकी भी हाईएस्ट पीक है जी। और ये पूरे यूरोप की भी हाईएस्ट पीक है माउंट एल्ब्रस। अब याद रखिएगा बेसिकली जो है ना वो जो जो नेशनल अपनी हॉलीडे मनाते हैं ना वो 12 जून को ही मनाते हैं 1990 में। लेकिन इंडिपेंडेंस डे जो है ना ये मनाते हैं 24 अगस्त 1991 में, जब ये सोवियत यूनियन से अलग हुए थे। तो अपनी इंडिपेंडेंस डे उस तरह ये मनाते हैं। अच्छा जी, आपने याद रखना है माउंट एल्ब्रस जो है ये इनकी हाईएस्ट पीक है जी रशिया की। अब रशिया के अंदर कुछ चीजें हैं जी जो ज्योग्राफिकली मशहूर हैं। एक तो यूराल माउंटेन आपने याद रखनी है। वो क्या करती है जी, रशिया को 2 हिस्सों में डिवाइड करती है, यूरोप और एशिया में। यूराल यूराल माउंटेन वो डिवाइड करती है। दूसरा आपको होता है कि यूरोप का सबसे बड़ा रिवर भी रशिया में आता है जी, वोल्गा रिवर है जी। दुनिया की आप देखें डीपेस्ट लेक जो आती है वो भी क्या है जी, लेक बैकाल। आप याद रखिएगा जी, ये डीपेस्ट लेक जो है और बड़ी लेक्स में आती है। डीपेस्ट लेक इन द वर्ल्ड जो है वो लेक बैकाल है। आजकल तो ये कहते हैं कि ये फ्रेश वाटर लेक भी यही बड़ी है जी। तो लेक बैकाल आपने याद रखनी है, रशिया के अंदर आती है। और वोल्गा रिवर भी यहाँ का है, यूराल माउंटेन भी यहाँ की है जी। एक यहाँ का रिवर है जी, बड़ी दफा पेपर में आ चुका है, डान रिवर। डान रिवर एरियाज हैं जिनको हम बोलते हैं स्टेपीज प्लेन्स। आपको पता है स्टेपीज के नाम से पंपास प्लेन्स जो है ना वो आपको पता है कि आते हैं अर्जेंटीना में। पेरिस प्लेन्स वो नॉर्थ अमेरिका में आएंगे जी, US के अंदर। इसी तरह स्टेपी है जी, स्टेपी प्लेन्स, स्टेपीज। तो ये याद रखिएगा जी कि स्टेपीज जो है ये यहाँ पे आते हैं जी। और टंड्रा का इलाका भी यहाँ पे आता है। आपको पता है टंड्रा के भी, टंड्रा टंड्रा का इलाका जो है ये आप देखें तकरीबन बहुत बड़ा एरिया है, क्योंकि यहाँ पे ना जगह बहुत ज्यादा है लेकिन बंदे भी थोड़े हैं। बर्फ पड़ी रहती है जी सारा साल।
ठीक है जी। तो ये एक कंट्री, एक ये थोड़ा सा रशिया रहता है और थोड़ा सा ना कल जापान का रहता है, लेकिन मैं कल जल्दी जल्दी आपको कवर करवा के तो मैं ले जाऊंगा आपको ना इंशाल्लाह। कल हमने यूरोप डिस्कस करना है, ठीक है ना जी। मेजर कंट्री वहां के जो है ना फ्रांस है, और जो है कि स्पेन, फ्रांस, जर्मनी, यूके, इटली और ग्रीस। इंशाल्लाह कल इसमें वो करने, अगर कल आपको हिस्ट्री करवाऊंगा पहले रशिया की, और उसके बाद मैं आपको ले जाऊंगा जापान पे, और जापान से होते हुए फिर सीधे हम आपको सारे जिस मुल्क के आएंगे ना वो उसमें लिखाऊंगा, फिर याद रहेंगे। क्योंकि अभी ना मतलब हमारा थोड़ा सा ये लेना होता है आप लोगों से 5 मिनट 10 मिनट पहले छुट्टी करते हैं, क्योंकि इसके बिल्कुल फौरी बाद फिर एक क्लास है, तो फिर वो ना थोड़ा सा 5 मिनट का रेस्ट हो तो फिर वो बंदा इजीली अगली क्लास ले सकता है। तो आप ये याद करें जी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट कल जो है वो मिलते हैं, क्योंकि आपका पूरा वीक क्लास होती है ना, बाकी लोगों की 5 दिन क्लास, अपना 3 दिन क्लास होती है, इस वजह से उनको फिर थोड़ा सा टाइम जो है वो और अंदाज में देना पड़ता है।